बच्चों, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है सभी बच्चों का परिश्रम बैच में। आज की इस क्लास के लिए एक बार सभी बच्चे अटेंडेंस लगा देंगे। जय हिंद, जय कॉमर्स। लाइव चैट कमेंट सेक्शन में लिख करके क्या बात। स्क्रीन से हट जाता हूं बेटा के ऊपर में। तो ये समझ लो कि लेक्चर नंबर 11 है और चैप्टर का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग। अब कंज्यूमर के बिहेवियर पर हम लोग जब बात करते हैं तो डिमांड या लॉ ऑफ डिमांड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना आ जाता है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर में आज डिस्कशन होने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले क्लास के अंदर हम लोग ये देख रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, है ना, और इसके 4 पॉइंट्स बहुत अच्छे से कवर भी हो चुका है। और आज की क्लास में आप डिमांड फंक्शन भी पढ़ लेंगे, जो कि छोटा सा क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का। और जैसे कि आज कवर किए जाएंगे टॉपिक्स, वो होगा लॉ ऑफ डिमांड यानी कि मांग का नियम, मांग की रेखा पर गति यानी कि मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, और तीसरा भी टॉपिक है मांग की रेखा का स्थान परिवर्तन यानी कि शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व कैसा शिफ्ट हो जाता है, लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड, इसकी भी आज बातें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है जी। क्या कह रहे हो, कल आपने चीटिंग की? किस बात की चीटिंग? कौन सी चीटिंग? टॉपिक सारा नहीं हुआ बेटा, आते ही बता दिया ना, बहुत बड़ा टॉपिक है। कल यही 2 टॉपिक। कौन सी चीटिंग है ना। मैं तो तुम्हें हर एक चीजें पढ़ा पढ़ा करके जाता हूं। हमारा काम है डेप्थ में डिटेल में पढ़ा कर जाना। भले 2 टॉपिक्स कम हो लेकिन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि देखो अब चीटिंग तुम कैसे कर रहे हो। क्या तुमने जो चीटिंग नहीं करा है, आज जांच लेते हैं पहले तुम्हें। देखते हैं तुम्हारा रिवीजन हुआ या नहीं हुआ। लिख दो जरा। पहला सही है, सामान्य वस्तु। क्या होगा? इनकम बढ़ने के साथ उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है, तो इसका सही जवाब होगा सामान्य वस्तु। क्या होगा? नॉर्मल, सॉरी तू ये देख लो, निम्न कोटि की वस्तु, इंफेरियर गुड्स होगा। ऑप्शन पहला सही है, ऑप्शन पहला सही है, निम्न कोटि की वस्तु। ये देख लो चीटिंग किसने करा, ये लो भाई। ठीक है जी, जवाब एक बार फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग में कमी का निम्न में से कौन सा कारण हो सकता है, बताइए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। मांग में कमी होने के पीछे कौन से कारण होते हैं, इसका भी जवाब एक बार दे दीजिए। इसका भी जवाब एक बार दे दीजिए। तो देखो, मांग में कमी किसकी वजह से होता है? इनकम डिक्रीज होने से, यानी कि आमदनी में, आय में कमी से। डिक्रीज इन नंबर ऑफ बायर्स, यानी कि खरीदने वाले लोग ही कम हैं बाजार में तो खरीदारी कम होगी, है ना। क्रेताओं की संख्या कम है तो खरीदारी कम होगी। उपभोक्ता की रुचि में कमी, यानी कि डिक्रीज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस। अब कंज्यूमर को मजा नहीं आ रहा है उस चीज को खरीदने में, तब भी डिमांड घट जाएगा। तो ये सभी के सभी कारण हैं मांग में कमी होने का, ये सब के सब कारण हैं। ठीक है, मांग में कमी के पीछे सभी के सभी कारण होते हैं। ओनली 70% स्टूडेंट जवाब दे पाए। एक और क्वेश्चन है हमारे पास यहां कि ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जा सकता है, क्या कहलाएगा? एक दूसरे के बदले में प्रयोग, जैसे चाय और कॉफी वाली बातें। तो विच गुड्स कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ईच अदर। अगर हम एक दूसरे के स्थान पर यूज कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट, तो वो किस तरह का प्रोडक्ट होगा, किस टाइप का गुड्स होगा। अगर यहां पर हमने क्या करा है, बोला है कि गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। समझ पाए? एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं, जैसे चाय ना मिला तो कॉफी से काम चल जाएगा। तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने तो आपको हिंट भी कर दिया है।
चलिए, तो इसका सही जवाब क्या है? स्थानापन्न वस्तु या फिर प्रतिस्थापक वस्तु, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। बी पर क्लिक कर दीजिए बस। नेक्स्ट और लास्ट एक और एमसीक्यू ले लेते हैं कल की क्लास से ही, कि कॉफी के मूल्य में वृद्धि हुआ है। कॉफी क्या हुआ? महंगा हो गया। तो चाय की मांग क्या होगी? कह रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस, कॉफी के प्राइस बढ़ गए, देन डिमांड फॉर टी, बताइए क्या होगा? कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफी महंगा हो गया, तो चाय की मांग क्या होगी बताइए? एक बार चैट देख लेना, सब फ्रीज हो गया। जल्दी जल्दी। हेलो हेलो हेलो। फॉर टी क्या होगा? सोचेंगे अरे कॉफी तो महंगा हो गया, चलो चाय पी लेते हैं, है ना? जनरली लोग यही सोचते हैं। तो कॉफी के प्राइस बढ़ जाने पर डिमांड फॉर टी क्या होगा? तो डिमांड फॉर टी इंक्रीजेज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, है ना? चाय की मांग बढ़ जाएगी क्योंकि कॉफी तो महंगा हो चुका है। कॉफी महंगा हुआ तो लोग चाय खरीदने के लिए चले जाएंगे। तो यहां पर पहला ऑप्शन सही है। आ जाइए, कल के टॉपिक पहले खत्म करते हैं, फिर आज के क्लास में शुरुआत करेंगे। ये कल का ही टॉपिक है जो कि 4 पॉइंट तक कवर हो चुका था। 5वें पॉइंट से कोई डायग्रामेटिक चीजें नहीं है, सिर्फ बातों को समझना है। जैसे आप ठंड के दिनों में, है ना, दिनों में ऊनी वस्त्र पहन, कोई डायग्रामेटिक पहनते भी हैं भैया, स्वेटर पहन सकते हैं, रजाई इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि ऐसे कपड़े इस्तेमाल करते हैं जिससे थोड़ी गर्माहट महसूस हो शरीर को। तो ठंड के दिनों में वैसी चीजें यूज करना अनुकूल कहलाता है। जैसे अभी गर्मी के दिनों में आइसक्रीम खाना लोग अनुकूल समझते हैं, है ना, कि गर्मी का दिन है आइसक्रीम खा लेते हैं। ठंड के दिन में आइसक्रीम खाते हो क्या? नहीं ना। कुछ लोग थेथर होते हैं थोड़ा सा, वो ठंड के दिन में भी खा लेते हैं है ना। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम बात कर सकते हैं कि भैया अनुकूल टाइम है, जैसे गर्मी के दिन में हम एसी, कूलर, पंखा ये सब यूज करते हैं, तो गर्मी के दिनों के लिए अनुकूल है। लेकिन यही एसी, कूलर, पंखा ठंड के दिनों के लिए क्या है? प्रतिकूल है। तो अनुकूल समय में किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे ठंड के दिनों के लिए अनुकूल है स्वेटर, रजाई, मफलर, कम्बल, ये सब लोग ठंड के दिनों में चीजें ज्यादा खरीदते हैं। वहीं गर्मी के दिनों में लोग एसी, कूलर, पंखा ज्यादा खरीदते हैं। बरसात के दिन में रेनकोट और छतरी की डिमांड ज्यादा करते हैं। तो ये सब टाइम अनुकूल माना जाता है, मतलब जिस टाइम में जिसको यूज किया जा सके। तो अनुकूल टाइम में हम किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा करेंगे। फेवरेबल सीजन में हम प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा करेंगे। फेवरेबल सीजन समझ आ गया? जैसे हमने कहा कि अभी समर का सीजन है, गर्मी का दिन है, और गर्मी के दिन में हम क्या कर सकते हैं? तो भैया गर्मी के दिन में हम आइसक्रीम खा सकते हैं, ठीक है, पंखे चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं। तो ये सब टाइम क्या है हमारे लिए? फेवरेबल है। तो फेवरेबल टाइम में क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है। तो वही है जलवायु और मौसम, यानी कि क्लाइमेट और वेदर। तो कह रहे हैं कि जनरली डिमांड इंक्रीजेज ड्यूरिंग फेवरेबल टाइम्स एंड डिक्रीजेज, डिमांड डिक्रीज भी होता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल टाइम। जैसे गर्मी के दिन में आप जो वो स्वेटर तो नहीं पहनते, तो गर्मी के दिनों में स्वेटर नहीं पहनते, मतलब गर्मी के दिनों में स्वेटर की डिमांड हम नहीं करते, क्योंकि गर्मी के दिनों में स्वेटर पहनना एक अनफेवरेबल बात है। गर्मी के दिन में स्वेटर कौन पहनता है भाई? तो वही बोला कि सामान्यतः अनुकूल जब टाइम रहेगा, जब तो मांग बढ़ेगा, लेकिन प्रतिकूल यदि टाइम रहेगा तो मांग घट जाएगा। वही सेम एग्जांपल हमने यहां पर आपको दे दिया है, जिसका एग्जांपल मैंने पहले बोला था कि ठंड के दिनों में आपकी जो है स्वेटर, रजाई, कंबल ये सब की डिमांड हाई हो जाती है। गर्मी के दिनों में एसी, कूलर, पंखे की डिमांड हाई हो जाती है। वहीं बरसात के मौसम में जो वो रेनी सीजन में क्या होते हैं, फिर रेनकोट का डिमांड या फिर छतरी का डिमांड हाई हो जाता है। तो वही आपको एग्जाम्पल में लिखना है, या अपने तरीके से आप लिखिएगा, कोई भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं।
लेकिन जब भी ये पॉइंट लिखेंगे तो आपको एग्जाम्पल कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, ठीक है। आइए बात करेंगे दूसरे टॉपिक पर, आदत उपभोक्ता का, फैशन और रुचि, कंज्यूमर हैबिट, फैशन एंड बात करें टेस्ट का। तो देखिए कंज्यूमर को जिस भी प्रोडक्ट का हैबिट होता है, आदत लग जाता है, उसकी बातें अगले क्लास में भी होगा, यहां पर ठीक ढंग से समझ लो। अगर हमें किसी प्रोडक्ट का आदत लग चुका है तो हम उसके बिना रहना नहीं चाहते, वो हमको हमारे लिए जरूरी हो जाता है, खरीदने हैं हर हाल में, चाहे वो कितना ही महंगा हो जाए। तो अगर किसी प्रोडक्ट को लेकर के कंज्यूमर जो हैबिचुअल हो चुका है, उसको आदत लग चुकी है, तो हाई प्राइस पर भी उसका हाई डिमांड करता है, ठीक है जी। चाहे उसका प्राइस कुछ भी हो जाए, वो डिमांड करेगा ही करेगा। तो वही लिखा है यहां पर कि द कंज्यूमर डिमांड्स मोर फॉर दैट गुड्स, सॉरी फॉर द गुड्स टू विच ही इज हैबिचुएट। अगर किसी वस्तु के प्रति हमें आदत लग चुकी है तो हम उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। एंड बोला उल्टा भी इसके हो सकते हैं, यानी कि ऑन द कॉन्ट्रैक्टरी। इसका मतलब होता है कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है उल्टा, जस्ट इसके उल्टा ये होगा कि ही डिमांड्स लेस, यानी कि वो डिमांड कम करेगा फॉर द गुड्स टू विच ही इज नॉट हैबिचुएट। मतलब जिसको आदत नहीं लगा है, मान लीजिए हमें किसी चीज की आदत है ही नहीं, वो सस्ता मिले या महंगा मिले हमको क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो यहां पर देखा डिमांड चेंज किसकी वजह से हो रहा है, कंज्यूमर की हैबिट की वजह से, है ना। तो उपभोक्ता को जिन वस्तुओं के प्रति आदत लग जाती है, वह उपभोक्ता उन वस्तुओं की अधिक डिमांड करता है, और जिसकी आदत नहीं होती उन वस्तुओं की डिमांड वो कम करेगा। तो ये बात तो हो गया समाप्त। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कि लोगों को पान, सिगरेट, गुटखा, शराब, ये सब चीजों की अगर लत लग जाती है, आदत लग जाती है, तो इन चीजों का डिमांड वो लोग ज्यादा ज्यादा करने लगते हैं, है ना। तो वही एग्जाम्पल आप लिख देना कि व्हेन अ कंज्यूमर गेट्स एडिक्टेड टू, किसके लिए, बिटल, यानी कि यहां पर जो पान के पत्ते, है ना, पान खाने की आदत लग चुकी है, सिगरेट पीने की आदत लग चुकी है, गुटखा, अल्कोहल, ये सब चीजों की अगर लत लगी है, आदत लगी है, तो स्वाभाविक सी बात है इन चीजों की डिमांड जो हो कंज्यूमर ज्यादा ज्यादा मात्रा में करेगा, क्योंकि इसके बगैर उसको मन नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो वहां पर वही बात लिखने है कि डिमांड इनके ज्यादा होंगे, इस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। एंड फॉर दोज हु आर नॉट एडिक्टेड, और वो व्यक्ति जिसको आदत है ही नहीं इन चीजों का, अब ये महंगा मिले चाहे सस्ता मिले, इसको खरीदने का मन नहीं है, उसको आदत ही नहीं है, तो अगर नॉट एडिक्टेड है तो दिस प्रोडक्ट्स डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट्स डिक्रीजेस। तो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी या फिर कम होगी, उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसको हैबिट हुआ ही नहीं है। तो जिसको आदत नहीं है, जिन उपभोक्ताओं की आदत नहीं लगी हुई है, उन वस्तुओं के प्रति मांग कम होती है। तो सीधी बात, अगर हमें आदत है किसी प्रोडक्ट का तो उसका डिमांड हाई होगा, हमको किसी प्रोडक्ट का आदत नहीं है तो उसका डिमांड हम नहीं करते हैं, है ना। तो ये हैबिट के बेसिस पर कंज्यूमर का बिहेवियर पता चल गया, डिमांड कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है। फैशन के बेसिस पर देखिए, एक दौर था जब लोगों के पास जो पहनने के लिए उतने अच्छे ढंग से कपड़े नहीं हुआ करते थे, फिर सुंदर सुंदर डिजाइन के कपड़े आने लगे मार्केट में, लोगों को उन डिजाइन्स की जो आदत लग गई, है ना। फिर लोग उस चीज को देखे, भैया ये तो फैशन में है, वो भी पहन रहा है, वो भी पहन रहा है, हम भी पहन लेते हैं। तो फैशन का मतलब जिसको ज्यादातर लोग फॉलो करने लगे उसको फैशन बोलते हैं, ठीक है जी। जिसे ज्यादातर लोग फॉलो करने लगते हैं उसको क्या बोलते हैं, फैशन बोलते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि फैशन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस डिमांड, कि यहां पर जो फैशन है वो भी मांग को प्रभावित कर रहा है। आइटम्स दैट आर इन फैशन, कि वो वस्तु जो फैशन में है, जैसे अभी कटा फटा जींस चल रहा है पहनने के लिए लोग, है ना, लोग ऐसे ही प्रोडक्ट पहन रहे हैं। तो आइटम्स दैट आर इन फैशन, जो वस्तु फैशन में होती है उसकी डिमांड भी हाई होती है, जबकि यानी कि वाइल आइटम्स दैट फॉल आउट ऑफ फैशन, जो फैशन से बाहर निकल गया वो समझ लो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। फैशन में है ही नहीं, अब ज्यादातर लोग उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो वो वस्तुएं जो फैशन में होती है उनका मांग अधिक होगा, और वो वस्तुएं जो फैशन से उतर जाती है, जो आउट ऑफ
है ना, आउट ऑफ समझ लो, यहां पर फैशन हो गया, उनकी डिमांड कम होती है। कैसा लगा? ये सारे पॉइंट्स आपको वैसे ही लिखने हैं जैसे मैं करके दे रहा हूं, लेकिन एग्जाम्पल अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर देना। हमने लिखा क्या कि देयर वॉज अ टाइम, यानी कि एक ऐसा समय था, एक ऐसा जमाना था, व्हेन द डिमांड फॉर प्लेन टीवी, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, यानी कि सादा टेलीविजन की डिमांड हो रही थी मार्केट में ज्यादा से ज्यादा। एक ऐसा भी जमाना था जब सादा टेलीविजन की डिमांड अधिक थी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का डिमांड ज्यादा था। लेकिन अब के टाइम में क्या है, कह रहे कि बट विथ द एडवेंट, एडवेंट का मतलब है समय के साथ, ठीक है जी। तो एडवेंट मतलब समय के साथ अब ऐसा हुआ है कि कलर टेलीविजन की डिमांड मार्केट में क्या हुई है, ज्यादा होने लगी है। समझ रहे हो? मतलब पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की डिमांड ज्यादा थी, एक जमाना ऐसा था, और आज के टाइम में डिमांड इस चीज का नहीं है, व्हाइट टेलीविजन की डिमांड नहीं है, लोग कलर टेलीविजन की डिमांड कर रहे हैं। और तो और अभी जो कलर टेलीविजन वही खत्म हो गया धीरे धीरे, अब तो लोग जो वो दूसरी चीजों में स्विच होते जा रहे हैं। अब तो बस एक एलईडी टीवी चाहिए है ना, पतली सी। पहले टीवी बड़ा फैला हुआ होता था, अब उतना वो है मोटा भारी भरकम नहीं चाहिए, उतने स्पेस है ही नहीं घर पर। तो इसलिए जो फैशन की वजह से ये डिमांड कम और ज्यादा हो रहा है। अभी देखो ना, पहले एंड्रॉयड मोबाइल के बारे में कोई जानता तक नहीं था, और जैसे अब जो वो ये प्रचलन में आया, नए नए एंड्रॉयड फीचर्स बने, तो लोग जो है कीपैड मोबाइल्स की डिमांड कम कर दिए और एंड्रॉयड मोबाइल की तरफ स्विच होने लगे, क्योंकि इधर फीचर्स या जो बेनिफिट है वो ज्यादा मिलने लगा है लोगों को, है ना, ज्यादातर फायदे नजर आने लगे हैं। ऐसे ही आपका रुचि यानी कि टेस्ट, अब देखो कंज्यूमर को जिस भी चीज का टेस्ट है, यानी कि जिस भी चीज को रुचि में ले रहा है वो, जैसे हमको इकोनॉमिक्स पढ़ने में गहरी रुचि है, तो हम इकोनॉमिक्स की बुक अलग अलग डिमांड कर लेते हैं, अलग अलग राइटर की बुक। तो वही यहां पर लिखने हैं आपको कि द कंज्यूमर डिमांड्स मोर फॉर दोज गुड्स इन विच ही इज मोर इंटरेस्टेड। हमें किसी वस्तु की ज्यादा जो है वो रुचि लगी है, हमें उस चीज में ज्यादा मजा आ रहा है, तो हम उसको ज्यादा डिमांड कर लेते हैं। एंड द कंज्यूमर डिमांड लेस, यानी कि वो कम डिमांड करता है, फॉर दोज गुड्स इन विच ही इज लेस इंटरेस्टेड। हम जिसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उसको हम कम खरीदेंगे, है ना। डज नॉट डिमांड, हम या तो खरीदते ही नहीं, बिल्कुल कहते हैं हमको रुचि नहीं भैया, ये फ्री में भी दे दोगे तब भी हम नहीं लेंगे, होता है। तो यहां पर देखेंगे उपभोक्ता की बातें क्या करें कि जिन वस्तुओं के प्रति उसको अधिक रुचि होती है उन वस्तुओं की मांग वो अधिक करेगा, और जिन वस्तुओं के प्रति उनकी रुचि कम होती है उन वस्तुओं की मांग वो कम करेगा। कैसा लगा? तो यहां तक में जो आप लोग अभी बात बता दीजिए, क्योंकि इनमें से कहीं पर भी डायग्राम नहीं बनाने हैं। कल के क्लास में ही सारा डायग्राम वाला टॉपिक हमने समाप्त कर दिया था, ठीक है जी, जिसमें इनकम के बारे में लिया बात कल ही, प्राइस के बारे में लिया था, पॉपुलेशन के बारे में लिया था, संबंधित वस्तु के मूल्य के बारे में लिया था। ये सारे टॉपिक कल ही कवर हो चुके हैं जिसमें डायग्राम थे। बहुत बढ़िया। अब इधर कोई डायग्राम हमें नहीं बनाने होते हैं, जितने आज हमने यहां पर दिखाए इसमें कहीं भी डायग्राम नहीं बनेगा, सिर्फ एग्जांपल्स के साथ आप लिखोगे इसको। अब बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट क्या डिमांड को अफेक्ट करता है, क्या पब्लिसिटी डिमांड को अफेक्ट करता है? तो हाँ भैया, पब्लिसिटी भी डिमांड को अफेक्ट करता है। बोले कैसे? बोले देखो ना, बड़े बड़े होर्डिंग्स में आजकल क्या करते हैं लोग, प्रचार प्रसार करने के लिए बड़े बड़े पोस्टर बना देते हैं, या फिर यूट्यूब खोलो तो वहां पर भी एडवर्टाइजमेंट आ जाता है ना। या फिर कई सारे लोग पंपलेट यानी कि पेपर में बना करके आपको हाथ में थमा देते हैं कि लो भैया ये हमारा रेस्टोरेंट का जो है ना, पूरा पूरा जो है वो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, उसमें नंबर भी, हमको कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा अगर जरूरत है तो लोग हर चीज का एडवर्टाइजमेंट करते हैं और ये जरूरी है। एडवर्टाइजमेंट क्या है? एक प्रकार का अवेयरनेस उन लोगों के बीच में फैलाया जाता है, लोगों के बीच में पहुंचाया जाता है जानकारियां। अब जिसको जरूरत होगा वही परचेज करेगा, वही उस तरह की सर्विस लेगा। तो एडवर्टाइजमेंट करना अच्छी बात है। एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे तो फिर लोगों को जानकारी ही नहीं पता चलेगा कि तुम क्या कर रहे हो, या तुम्हारा बिजनेस किस टाइप का है, या तुम अपना किस टाइप का काम करते हो, पता ही नहीं चलेगा लोगों को। इसलिए पब्लिसिटी करनी चाहिए। तो यहां पर आते हैं कि प्रोड्यूसर जो होता है ना, वो अपना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की बिक्री करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सेल को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करता है,
अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करता है, विज्ञापन करता है अथवा प्रचार प्रसार करता है। लेकिन ध्यान रखोगे ये प्रचार प्रसार करने का तरीका भी बिल्कुल सही होना चाहिए। एक हमने देखा था ऐसा, एक स्कूल था जो कि अर्धनिर्माण था, आधा अधूरा बना हुआ था, और उसने क्या करा, अपने पब्लिसिटी करने के लिए एक बहुत बढ़िया सा गूगल से फोटो इमेज डाउनलोड किया स्कूल का, और उसमें एडिट करके अपना स्कूल का नाम लिख दिया। अभी उसका स्कूल पूरा बना हुआ नहीं था, उसने क्या किया, गूगल से इमेज डाउनलोड करके उसमें स्कूल का नाम लिख दिया, प्रचार के लिए वहां पर पोस्टर लगा दिया। भैया ठीक है, अब वहां पर लिख देते ना कि सिर्फ ये उदाहरण के लिए पिक्चर है, वहां पर ऐसा कुछ लिखवाया नहीं उसने कि ये उदाहरण के लिए है या नहीं, तो लोग तो रियल स्कूल आपके समझ लेंगे। अब उनका स्कूल का पिक्चर देख करके लोग वहां पर अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए चले गए, वहां पर एक्चुअल वैसा कहीं बिल्डिंग है ही नहीं, ठीक है जी। तो वहां जो एडमिशन करवाने गए थे वापस चले आए कि झूठ में प्रचार क्यों करते हो, अभी तो ये वाली हालत है, इसका मतलब तुम अपने टीचर्स के बारे में भी गलत प्रचार कर रहे होगे हमको विश्वास नहीं इस चीज पर। अगर आपने पोस्टर में लगाया ही था फोटो तो उसमें लिख देते कि ये सिर्फ उदाहरण के लिए है तो प्रचार प्रसार करने का भी तरीका सही होना बहुत जरूरी है। कई लोग गलत तरीके से प्रचार कर देते हैं और सोचते हैं कि डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा उस वक्त, क्योंकि लोगों के बीच में तुम्हारी गलत जानकारियां पहुंच जाएगी। तो ये पब्लिसिटी अच्छी बात है, लेकिन सही तरीका होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि उत्पादक अपनी वस्तुओं की विज्ञापन या प्रचार प्रसार जो करता है वो उपभोक्ताओं को प्रभावित करने के लिए करता है, ताकि वो डिमांड करे उन चीजों का। जिन वस्तुओं का प्रचार प्रसार अधिक होता है उन वस्तुओं की जानकारी लोगों के बीच में ज्यादा पहुंचता है, जिससे कि उन वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाती है, और इसके उल्टा भी, बात खत्म, ठीक है जी। तो आपने क्या देखा कि द प्रोड्यूसर इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर्स डिमांड, कंज्यूमर के डिमांड को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो प्रोड्यूसर लोग हैं वो खूब सारा एडवर्टाइजिंग करते हैं, खूब सारा प्रमोशन करते हैं अलग अलग जगहों पर जाकर के, और ऐसे में जो वो लोगों के बीच में प्रोडक्ट की अवेयरनेस पहुंचती है, क्योंकि पब्लिसिटी हो गई लोगों के बीच में, नॉलेज हो गया लोगों के बीच में उस प्रोडक्ट का, उस सर्विस का। तो ड्यू टू विच, और जिसकी वजह से द डिमांड फॉर दोज प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस, तो उन प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या होने लगती है, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि लोगों के बीच में जानकारियां पहुंच गई, लोग उन चीजों की डिमांड करने लगते हैं, है ना। कई सारे जो टूथपेस्ट का भी प्रचार आपने देखा होगा, अच्छा किया क्लोजअप किया, है ना, दो लोगों का आमने सामने रख करके जो दिखा देता है कि दोनों लोग बातचीत कर रहे हैं, मुंह का वास नहीं जा रहा एक दूसरे में अच्छा किया क्लोजअप किया। फिर जो पूछता है क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है, लगता है जैसे नमक ही जरूरी है टूथपेस्ट में। तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट अलग अलग तरीके के होते हैं, होने चाहिए, हर किसी का अंदाज अलग अलग होता है। तो ऑन कॉन्ट्रैक्टरी यानी कि इसके जस्ट उल्टा देखें, ऑन द कॉन्ट्रैक्टरी, तो यहां पर हम इसके उल्टा क्या बात करें, द प्रोडक्ट्स विच आर लेस एडवर्टाइज, जिनके जो है एडवर्टाइजमेंट कम किए जाएंगे, जिनके प्रमोशन कम किए जाएंगे, देयर अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर इज लेस, तो कंज्यूमर के बीच में इसकी जानकारी भी कम पहुंचेगा। ड्यू टू विच यानी कि जिसकी वजह से द डिमांड फॉर दोज प्रोडक्ट्स रिमेन्स लो, तो जिनकी जानकारी ही नहीं पहुंचा लोगों के बीच में उनकी डिमांड भी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो यहां बता दो इस पॉइंट में आपको क्या ये क्लैरिटी हो गई है, क्या ये सभी बच्चों को समझ आ गया है कि ज्यादा पब्लिसिटी का मतलब है अपने प्रोडक्ट का ज्यादा जो वो अवेयरनेस फैला दिया लोगों के बीच में, ज्यादा अच्छी जानकारी हो गई आपके प्रोडक्ट आपकी सर्विस के बारे में, तो उसका डिमांड भी क्या होगा, हाई होगा, उसका डिमांड क्या होगा, हाई होगा। आप लोग भी आगे चल करके जब अपना कोई बिजनेस ऑपरेट करोगे तो पब्लिसिटी करने से हिचकिचाना मत, ठीक है जी। लोग कहते हैं अपने प्रोडक्ट की खुद ही तारीफ किए जा रहे, भैया क्यों ना करें जब प्रोडक्ट अच्छा है, तो जब हमारी सर्विस की क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, तो हम क्यों ना एडवर्टाइजमेंट करें। एडवर्टाइजमेंट करना कोई गलत नहीं होता, बहुत सही काम होता है, क्योंकि उससे लोगों के बीच में अवेयरनेस पहुंचती है और आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिटर्न अच्छा मिलने के चांस होते हैं, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, फुल्ली क्लियर हो चुका है सभी बच्चों को। तो यहां पर आइए लास्ट एक पॉइंट और देख लेते हैं। हालांकि जितने हमने 8 पॉइंट बताए, ये 8 पॉइंट आपको जरूरत भी नहीं है, एग्जाम के लिए सिर्फ 4 या 5 पॉइंट काफी है। कौन बोलता है रॉयल्स रॉयल्स की एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, बात समझते हो कहां उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है। तुमने तो कह दिया, हाँ लोगों के कहने पर तुमने मान लिया कि रॉयल्स रॉयल्स की एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है,
बेवकूफों की तरह ये बातें हैं, इसका एक मतलब ये है। हर चीज का प्रमोशन होता है भाई, हर चीज का विज्ञापन होता है, बस उसका तरीका अलग रहता है। बात समझो, बिना अवेयरनेस का लोग उसका डिमांड ही नहीं करते। आज उस कार के बारे में कोई जानता तक नहीं, समझ रहे हो? तो दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट हैं सबके एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तभी तुम आज उसके नाम जान रहे हो। BMW सबका नाम जानते हो, क्यों जान रहे हो तुम? ये सब नाम कहां से सुना तुमने, कहां से देखा? क्या तुम्हारे घर पर है वो कार? नहीं है। ये पब्लिसिटी का ही असर है कि आप उनके नाम जानते हो, भले ही कार देखा हो या ना देखा हो, भले ही कार में बैठा या ना बैठा, नाम तो जान रहे हो। इसका मतलब उसकी पब्लिसिटी हुई है। इसका मतलब उसकी पब्लिसिटी हुई है। हर चीज का पब्लिसिटी होती भाई। ऐसे बात फैलाया मत करो कि इसका प्रचार नहीं होता, उसका प्रचार नहीं होता। जितनी भी चीजें दुनिया में एग्जिस्ट करती है सबका पब्लिसिटी होता है, सबका सबका पब्लिसिटी होती है। ठीक है जी। ये देखो बच्चा कह रहा है सर PW का भी एडवर्टाइजमेंट आता है, बिल्कुल है ना। तो एडवर्टाइजमेंट सबका होता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट क्या है? अवेयरनेस है। एडवर्टाइजमेंट मीन्स अवेयरनेस, लोगों के बीच में जानकारियां फैला रहे हैं, जानकारियां जो है दे रहे हैं कि हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं। अपनी चीजों के बारे में बताओगे तब तो लोगों को जानकारी पता चलेगा। जैसे एक हमारा जो वो ऑफलाइन का बच्चा था, जब मैं ऑफलाइन सेंटर पे था तब की बातें कर रहे हैं हम, तो वो जो वो हमारे पास कब आया पता है? जब उसके एग्जाम 12 से 13 दिन बाकी थे, और हमें कह रहा है सर आपके बारे में तो हमको पता ही नहीं था कि कोई यहाँ पर इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा भाई देख लो, बच्चों के जरिए हो रहा था, बड़े पड़े बच्चे, इनको कैसे पता था? सर आप वहां कहीं पोस्टर वोस्टर नहीं लगाए हुए ना, तो हमको कहीं दिखा ही नहीं, हम लोग तो बार बार ऐसे खोजते हुए आते थे, कहीं नजर ही नहीं आता था। तो सच में भाई मेरे पोस्टर नहीं लगे हुए थे, लेकिन फिर लोगों को पता कैसे चला? क्या मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा था? कर रहा था, बस बच्चों के जरिए हो रहा था। मैं खुद से कहीं पोस्टर वगैरह नहीं लगवा रहा था, कहीं होर्डिंग्स नहीं लगवा रहा था। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा था, बच्चों के माध्यम से हो रहा था। समझ रहे हो? तो यहां पर जो है वो एडवर्टाइजमेंट हर एक चीज की होती है। एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे लोगों के बीच में जानकारियां नहीं पहुंचेगी। ठीक है जी, आ जाओ लास्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा या फिर आशंका, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कई सारे लोग जो है वो घर बैठे ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि लगता है मार्केट ठीक नहीं चल रहा है, लगता है कि सारा सामान सस्ता होने वाला है, लगता है 2-4 दिन बाद ये वस्तु और सस्ता मिलेगा। घर बैठे लोग ऐसा चर्चा करते हैं, पापा मम्मी से भी पूछना, है ना, अनुमान करते रहते हैं। लगता है आलू का रेट गिरने वाला है लगता है अब टमाटर सस्ता में मिलेगा मतलब घर बैठे बैठे वो अंदाजा लगा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये चीजें थोड़ी सस्ती होने वाली है, तो आप उसका प्रतीक्षा करते हैं कि अच्छा होने दो, 2-4 दिन बाद सस्ता होने दो, तब खरीदेंगे। देखा, मतलब कि आप ये सोच रहे हैं कि भविष्य में सस्ता होगा तब तुम खरीदोगे, इसका मतलब अभी डिमांड नहीं करोगे। तो यही चीज कह रहे हैं कि अगर ये तुम्हें आशा हो जाए, आशा एक प्रकार का विश्वास ही है अपने आप में, तो अगर ये तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आने वाले टाइम में, यानी कि भविष्य में किसी वस्तु का मूल्य घटने वाला है, सस्ता होने वाला है 2-4 दिन बाद, तो लोग उस वस्तु को अभी से कम खरीदना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि जब सस्ता होगा तब खरीदेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे, जिससे कि उस वस्तु की मांग बहुत ज्यादा घट जाती है, क्योंकि लोग ने क्या सोच लिया है कि अरे सस्ता होगा 2-4 दिन बाद तब खरीदेंगे, तो अभी जो है लोग उसकी डिमांड कम कर दिए। दूसरी ओर क्या हो जाता है, कई बार आशंका हो जाता है। आशंका मतलब डर हो जाता है एक तरीके का, और ये सामान तो महंगा होने वाला है, युद्ध छिड़ गया, पता ये वाला सामान वो महंगा हो जाएगा। तो ऐसे करके अगर किसी को आशंका हो गया तो भविष्य में, है ना, उसको लगता है कि भविष्य में घट जाती है। अच्छा, ये लिखा हुआ यहां से, तो भाई ये पूरी लाइन पहले मैं क्रॉस करता हूं एक बार, सॉरी, यहां से जो वो एक बार दोबारा हमने सेंटेंस रिपीट कर दिया है, तो ये सेंटेंस एक बार हटेगी पूरी पूरी। और क्या हुआ, दूसरी ओर क्या हुआ, कह रहे कि यदि ये आशंका हो जाए, मतलब ये डर पैदा हो जाए मन में कि भविष्य में किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने वाला है,
लगता है अरे ये तो सामान महंगा हो जाएगा, 2-4 दिन बाद महंगा हो जाएगा, चलो अभी ही खरीद लेते हैं, अभी तो महंगा नहीं हुआ है, चलो अभी ही खरीद लेते हैं। तो अगर लोगों के मन में आशंका हो जाए कि दाम बढ़ने वाला है तो लोग अभी से उसकी डिमांड ज्यादा करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि पूरे मार्केट में मांग बढ़ जाती है। तो यहां पर क्लैरिटी यह है कि इफ देयर इज एन एक्सपेक्टेशन, ये एक्सपेक्टेशन अगर मन में आ गया है दैट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज गोइंग टू डिक्रीज इन द फ्यूचर, भविष्य में किसी वस्तु का मूल्य घटने वाला है, डिक्रीज हो जाएगी फ्यूचर में किसी गुड्स का प्राइस, देन लोग सोचते हैं स्टार्ट बाइंग लेस क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी। तो वो लोग सोचते हैं कि अभी चलो कम खरीदते हैं, क्योंकि अभी इस प्रोडक्ट की हमें जरूरत उतनी नहीं है, जब सस्ता होगा तब खरीदेंगे। ड्यू टू विच द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी डिक्रीजेस, तो लोग पूरा उसका डिमांड अभी घटा देते हैं। दूसरी साइड में बात करते हैं तो इफ देयर इज अ फियर, एक तरह का अगर मन में आशंका या फिर डर पैदा हो जाए, द प्राइस ऑफ द आइटम या फिर कमोडिटी इज गोइंग टू इंक्रीज इन द फ्यूचर, कि भविष्य में किसी वस्तु का दाम बढ़ने वाला है, तो लोग क्या करते हैं स्टार्ट बाइंग लार्जर क्वांटिटी, तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खरीदना पसंद करने लगते हैं कि अरे भविष्य में तो और इसका दाम बढ़ जाएगा, चलो अभी ही खरीद लेते हैं। सो ड्यू टू विच द डिमांड फॉर दैट आइटम इंक्रीजेस, तो अभी से उसका लोग डिमांड ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। समझ आ गया? कई बार ऐसा होता है गांव में लोग अफवाह फैला देते हैं कि नमक का दाम बढ़ने वाला है, नमक का दाम क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो लोग दुकानदार को उसी रात में फोन करते हैं, दुकानदार साहब सुन रहे हैं, एक पैकेट रख दीजिएगा नमक। वाह तो अफवाह लोग फैला देते हैं, कई बार गांव में ऐसी अफवाहें फैल जाती है कि नमक का दाम बढ़ने वाला है, तो लोग जो है ज्यादा मात्रा में नमक खरीद लेते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होगा कभी भी, फ्यूचर में ध्यान रखिए, क्योंकि जो है बहुत ऐसे लोग अफवाह फैला देते हैं। अब आइए डिमांड फंक्शन के ऊपर, क्योंकि आपने सारा का सारा टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया है, तो डिमांड फंक्शन भी बहुत सिंपल टॉपिक बन गया आपके लिए अब। क्योंकि डिमांड फंक्शन कहता है कि भैया डिमांड जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, हो गया डिमांड फंक्शन। तो आपने देखा कि इनकम पर भी डिपेंड करेगा डिमांड, कंज्यूमर की हैबिट, फैशन, टेस्ट सब पर डिपेंड करेगा, पॉपुलेशन कितनी है कंट्री में इस पर भी डिपेंड करेगा, या फिर फ्यूचर में हमारे प्राइस के क्या एक्सपेक्टेशन है इस पर भी डिपेंड करेगा, समय और मौसम पर भी डिपेंड करेगा। तो डिमांड जो है बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, वही बन गया डिमांड फंक्शन। मतलब मांग की फलन यह बताता है कि किसी वस्तु की मांग और मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच में फलनात्मक संबंध कैसा है। कुछ कुछ चीजें देखा आपने, जैसे प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड घट जाता है, देखा आपने ना। तो ऐसी ही चीजें यहां पर लिखा गया है, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर कमोडिटी एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, दोनों के बीच में जो यहां पर रिलेशन है वही कहलाता है डिमांड फंक्शन। मतलब दो चीजें हैं, एक है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि मांग की गई मात्रा, और दूसरा है मांग को प्रभावित करने वाले कारक या फिर तत्व। दोनों के बीच का जो रिश्ता है उसी को बोलते हैं मांग फलन। समीकरण से देखो, समीकरण से और जल्दी समझ में आ जाता है। पहले आप ये देखिए क्यू एक्स लिखा हुआ, मतलब एक्स प्रोडक्ट है, मतलब एक्स मान लो आलू है, और क्यू का मतलब उसकी क्वांटिटी। तो आलू की जो क्वांटिटी है वो हम ज्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे, किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो उसी वस्तु का दाम कितना, यानी कि आलू का ही दाम कितना है। ठीक है जी, समझ गए क्या? चलो, क्योंकि आलू हर सब्जी के साथ सूटेबल हो जाता है, तो यहां पर समझिएगा, हो सकता है कि सोयाबीन का प्राइस भी डिमांड आलू के डिमांड को अफेक्ट कर दे। तो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब सोयाबीन का प्राइस, आप ऐसा समझ लो, मतलब संबंधित वस्तु का मूल्य। ठीक है जी, कई बार लोग आलू की जगह सोयाबीन इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। और वाई का मतलब है इनकम, इनकम किसी व्यक्ति का ज्यादा है तो हो सकता है वो आलू ज्यादा खरीद सकता है, इनकम कम है तो हो सकता है आलू कम खरीदे। ऐसे ही पी का मतलब है एक्सपेक्टेड प्राइस, यानी कि भविष्य में किसी वस्तु का दाम क्या होने वाला है। ठीक है जी, तो भविष्य में दाम को देख करके भी डिमांड आलू का प्रभावित होगा या नहीं होगा, होगा। टी का मतलब है टेस्ट, यानी कि उपभोक्ता को रुचि है या नहीं उस वस्तु के प्रति, तो आलू में अगर रुचि है तो आलू ज्यादा खरीदेगा, नहीं है रुचि तो कम खरीदेगा। सीजन
सीजन मतलब समय और मौसम, सीजन के हिसाब से भी डिमांड लोग ज्यादा या कम कर सकते हैं। फिर यू फॉर यूटिलिटी, उपयोगिता, कि आपको अगर यूटिलिटी आलू से ज्यादा मिल रहा है ज्यादा खरीदोगे, कम मिल रहा है तो कम खरीदोगे। तो इसका मतलब ये सब क्या है, ये सब है मांग को प्रभावित करने वाले कारक। ये सब क्या है, मांग को प्रभावित करने वाले कारक, और ये है मांग की मात्रा। तो इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है वही रिश्ता कहलाता है मांग फलन। कैसा, समझ में आया? जल्दी से एक बार कंफर्म करो, क्या करने वाले कारक हैं और ये है मांग। पर कई बार dx लिखा रहेगा, कई बार केवल d लिखा रहेगा, कई बार केवल q लिखा रहेगा, तो चिंता मत करना। इधर जो वो ये सब मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं और ये है मांग की मात्रा। इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है वही कहलाता है मांग फलन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये सब सारी चीजें अगर तुम भूल जाओगे तो हमने क्या किया है, यहां पर लिख रखा है, और एग्जाम में भी तुम ऐसा लिख सकते हो कि समीकरण में QX का मतलब है X वस्तु की मात्रा यानी कि क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड फॉर कमोडिटी X। ठीक है जी। F का मतलब क्या है, फंक्शन है, फलन है। PX का मतलब है X वस्तु का मूल्य, है ना, कि प्राइस ऑफ गुड X, या फिर कमोडिटी लिख सकते हो गुड्स की जगह पर। PY का मतलब है Y वस्तु का मूल्य यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी Y। ऐसे ही लिख दो, Y का मतलब है केवल इनकम, कंज्यूमर का इनकम, उपभोक्ता की आमदनी। PE का मतलब है एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य में वस्तु का प्रत्याशित मूल्य, कि भविष्य में किसी वस्तु का मूल्य हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए, वो वाला आशंका और आशा। T का मतलब है टेस्ट, यानी कि उपभोक्ता की रुचि, कि किसी वस्तु के प्रति उसको इंटरेस्ट है या नहीं है। S का मतलब है टाइम, और यानी कि समय और मौसम, यानी कि क्लाइमेट और वेदर्स को S से हम डिनोट कर रहे हैं। तुम चाहो तो किसी और चीज से भी डिनोट कर सकते हो। W फॉर वेदर भी बता सकते हो। U का मतलब हमने लिखा है उपयोगिता, यानी कि वस्तु की यूटिलिटी। ज्यादा यूटिलिटी तो ज्यादा खरीदेंगे, कम यूटिलिटी मिल रहा है तो कम खरीदेंगे, सीधी बात। तो ये थे यहां पर अलग अलग बहुत सारे क्या, अलग अलग बहुत सारे क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, यानी कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक। अब हमारे जो टॉपिक हैं वो आएंगे मांग का नियम। मांग का नियम, उससे पहले आप हमें एक सवाल का जवाब दे दो कि जनरली आप जो हो मांग की रेखा कैसा देख रहे थे बार बार। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पहले क्वेश्चन को देखिए और फिर जवाब दीजिए। हो गया क्या, सही है यहां पर? क्या कह रहे हो, सी होगा? मोनू कह रहा है सी होगा, तो ऑप्शन सी सही है। यहां पर वस्तु की मांग वक्र आप लोग समझ चुके हो कि इस तरीके से बनता है, बाएं से दाएं आते हुए, है ना। इसी को तो बोलते हैं मांग की रेखा। वाई एक्सिस पर क्या लिखते हैं, प्राइस को, और एक्स एक्सिस पर क्या लिखते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि मांग की गई मात्रा को। तो यहां पर बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हुए होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेफ्ट टू राइट, तो ऑप्शन सी लगेगा, है ना, ऑप्शन सी लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, नेक्स्ट अब हम लोग आ सकते हैं मांग के नियम के ऊपर में। मांग का नियम बहुत छोटा कंसेप्ट है, लेकिन इसमें एजम्पशंस कुछ हैं, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, मांग का नियम यह कहता है, यहां पर है ना, एक सेकेंड। मांग का नियम यह कहता है कि देखो भाई साहब, अगर कोई सामान महंगा मिलेगा, मान लो एक्स वाला सामान, यानी कि एक्स मतलब एक आइसक्रीम है, एक्स का मतलब हमने मान लिया एक आइसक्रीम है, और आइसक्रीम का प्राइस अगर जो वो ज्यादा रहेगा, है ना, अगर मान लो हमने कहा इफ प्राइस ऑफ एक्स हाई है, ज्यादा है, तो भैया हम उसको थोड़ा कम खरीदेंगे, उसका डिमांड हम थोड़ा कम करेंगे। और ये भी कहता है कि अगर सस्ता मिलेगा तो उसको हम ज्यादा खरीदेंगे। क्या ये बात समझ आ गया? क्या ये वाली बात समझ में आ गया? क्या बोला हमने कि अगर एक्स प्रोडक्ट महंगा मिलेगा तो कम खरीदेंगे, और सस्ता मिलेगा तो हम ज्यादा खरीदेंगे। यही तो है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड यही है। क्या रिलेशन बताया, इनवर्स, कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, प्राइस घटेगा तब डिमांड बढ़ जाएगा। मतलब एक दूसरे के उल्टा चल रहा है ये दोनों। कभी भी ऐसा मत करना। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं, क्या सर आपने ये बोला कि डिमांड घट जाएगा तो प्राइस भी बढ़ जाएगा?
अरे भैया नहीं, ऐसा नहीं बोला हमने। सर ये भी तो उल्टा है एक दूसरे का, पहले डिमांड घट गया फिर प्राइस बढ़ गया, ये भी तो उल्टा है। लेकिन ऐसा नहीं बोलना है, पहले बोलना है प्राइस। देखो हमने पहले प्राइस लिखा है, फिर एरो इधर दिया कि इसके बाद वो होता है, प्राइस के बाद वो होता है। समझ आ रहा है ना? इसको कंफर्म करो जल्दी से। यही बात बहुत कम लोग बताते हैं और आप फंस जाते हो। तो पहले हमें किसके बारे में जिक्र करना है लॉ ऑफ डिमांड में? पहले प्राइस के बारे में, क्योंकि प्राइस जो हमारा है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है ये? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या ये बात समझ आ रहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये डिमांड पर अभी डिपेंड नहीं कर रहा कि प्राइस क्या होगा, समझ रहे हो ना? प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि डिमांड क्या होगा। किस पर डिपेंड कर रहा है? प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि डिमांड कितना होने वाला है। समझ गए? तो डिमांड असल में यहां पर क्या है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है ये? डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस बात को ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा। यहां पर जो मैंने अभी बात बोला है ये बहुत कम किताबों में लिखा होता है, किताबों में तो लिखा ही नहीं है। ठीक है जी, यही बात किताबों में लिखा ही नहीं है, यही बात किताबों में आपको नहीं मिलेगा, यही वाली बात आपको किताबों में नहीं मिलेगा जो अभी मैंने लिखा कि प्राइस क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर है। लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो डिमांड है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब डिमांड जो है वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए? तो पहले प्राइस चेंज होगा, उसके बाद ही डिमांड चेंज होगा। पहले प्राइस फिर डिमांड चेंज होगा। समझ आ गया होगा? मैंने कई बार आपको रिपीट करके बता दिए। अब हमने जैसे कि बोला कि लॉ ऑफ डिमांड बताता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो वही लिखना है आपको कि मांग का नियम मांग एवं मूल्य में विपरीत संबंध को बतलाता है। ये देखो दोनों लाइन हमने ग्रीन करके रखा है कि मूल्य और मांग दोनों चीजों में कैसा रिलेशनशिप है? विपरीत संबंध है। मांग के नियम के अनुसार क्या बोलता है? यदि अन्य बातें समान रहे तो। अब ये क्या है आगे बताएंगे। अन्य बातें समान रहे तो, ये वाला अगर लाइन तुमने नहीं लिखा मांग के नियम में तो पूरा मांग का नियम क्या है? गलत है। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट लाइन है? सो इंग्लिश में इसी बात को लिखा जाता है इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। क्या लिखा जाता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ये जरूर लिखना लॉ ऑफ डिमांड में। तो सबसे पहले हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए रीड करते हैं कि मांग का नियम ने क्या बोला? मांग और मूल्य में विपरीत संबंध, कि दोनों में एक दूसरे का उल्टा रिश्ता है। बोला कि अगर कहीं भी प्राइस बढ़ जाएगा यानी कि ज्यादा महंगा सामान मिलेगा तो लोग कम खरीदना पसंद करते हैं, और सस्ता मिलेगा तो लोग ज्यादा पसंद करने लगते हैं। तो वही चीज है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से मांग घट जाती है। मूल्य में वृद्धि होने से मांग घट जाती है, और इसके उल्टा जस्ट देखो, अगर मूल्य में कमी हो जाए, मूल्य में कमी हो जाए तो मांग बढ़ जाती है। ये बात सभी को क्लियर है? नेक्स्ट देखोगे कह रहा है कि द लॉ ऑफ डिमांड शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। कह रहा है कि डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर अन्य सारी की सारी बातें कांस्टेंट है जो डिमांड को अफेक्ट कर सकता था ना, जैसे पॉपुलेशन, इनकम, है ना, और भी बहुत अलग अलग फैक्टर्स, वो सारा कांस्टेंट कर दिया गया है। अब सबको कांस्टेंट करके यहां देखा जा रहा है सिर्फ कि प्राइस चेंज होने से डिमांड कितना चेंज होगा। समझ गए? तो वही बोल रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज इट्स डिमांड डिक्रीजेज। अगर प्राइस बढ़ गया डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। तो एक दूसरे को उल्टा चल रहे हैं। वही बोला कि व्हेन द प्राइस डिक्रीजेज, यानी कि अगर प्राइस घट गया है डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो कैसा ये बात समझ आ गया? छोटी सी बात है, इसका मतलब लिखा हुआ है लॉ ऑफ डिमांड में इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट या रिमेनिंग सेम। ये वाली बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब यहां पर
जो हमने लिखा था ना, इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, वो क्या है एक बार ध्यान दीजिए इस पर। यहां इसका मतलब है एजम्पशंस रहेगा। कोई भी लॉ आ जाए, कोई भी लॉ आ जाएगा इकोनॉमिक्स में, उसमें जरूर एजम्पशंस रहेंगे। जैसे कि आपने सेकेंड चैप्टर में ही पढ़ा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वहां पर भी एजम्पशंस था। तो जहां जहां इकोनॉमिक्स में लॉ आ जाएगा उसमें कुछ एजम्पशंस रहेंगे, और उसी के बारे में लिखा जाता है इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। ठीक है, तो वही एजम्पशंस यहां पर है, ध्यान देंगे। एजम्पशंस का मतलब है मान्यताएं, जिसको आप शर्तें भी कह सकते हैं। मांग के नियम की शर्तें या फिर मांग के नियम की मान्यताएं, कि क्या क्या फिक्स होना चाहिए। जैसे कंज्यूमर का इनकम फिक्स होना चाहिए, है ना, तो वही लिखेंगे कि उपभोक्ता की आमदनी में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि उपभोक्ता का आमदनी फिक्स होना चाहिए। द कंज्यूमर्स इनकम शुड नॉट चेंज। ठीक है जी, कंज्यूमर का इनकम मान लिया गया है लॉ ऑफ डिमांड में कि कोई चेंज नहीं हो रहा है, कंज्यूमर का ना इनकम बढ़ रहा है ना घट रहा है, क्योंकि कंज्यूमर का इनकम अगर चेंज हो जाता तो वो डिमांड भी चेंज हो जाता, है ना। अब जो लॉ ऑफ डिमांड देखा जा रहा है वो सिर्फ प्राइस के साथ देखा जा रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते थे वो फिक्स हैं। ठीक है, तो इनकम जो कंज्यूमर का होता है वो तो डिमांड को अफेक्ट कर सकता था ना, इसलिए इसको फिक्स मान लिया गया है। फिर कह रहे हैं कि कंज्यूमर का जो हैबिट है, जो फैशन है, जो रुचि है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन चीजों से डिमांड में बदलाव आ जाता है, इसलिए इन सबको फिक्स कर दो। और डिमांड में चेंज होगा वो सिर्फ प्राइस की वजह से होना चाहिए, उपभोक्ता की आदत, फैशन और रुचि की वजह से नहीं। तो वही इसी वजह से बोला कि कंज्यूमर हैबिट, फैशन एंड उसकी इंटरेस्ट यानी कि रुचि, ये सब जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि शुड नॉट चेंज। क्या चेंज नहीं होना चाहिए? कंज्यूमर हैबिट्स, फैशन एंड उसके इंटरेस्ट शुड नॉट चेंज। नेक्स्ट बोलेंगे कि प्रतिस्थापन या फिर स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम चाय खरीदने जा रहे हैं और पता चला कॉफी सस्ता में मिल रहा है तो हम कहेंगे यार चाय छोड़ो कॉफी खरीद लेते हैं, होगा ना। तो इस वजह से जो हम डिमांड करने जा रहे थे उसका डिमांड नहीं कर पाएंगे और दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड हो जाएगा। इसी वजह से यहां पर बोला है कि द प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स शुड नॉट चेंज, कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे, जो भी प्रोडक्ट आप डिमांड करने जा रहे हो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज नहीं आना चाहिए, ये मान लिया गया है। नेक्स्ट देखोगे यहां पर जलवायु मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि देयर शुड बी नो चेंज इन क्लाइमेट एंड वेदर, क्योंकि वेदर और क्लाइमेट चेंज होने से डिमांड चेंज हो सकता है, इसलिए इसको फिक्स मान लिया गया और बोला गया कि सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो, वेदर की वजह से नहीं, क्लाइमेट की वजह से नहीं। नेक्स्ट बोला गया कि जनसंख्या में भी बदलाव नहीं होना चाहिए, मतलब देयर शुड बी नो चेंज इन द पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन चेंज हो जाता है तो डिमांड भी चेंज हो जाता है, इसलिए बोला कि पॉपुलेशन को भी फिक्स मान लो, और सिर्फ डिमांड किसकी वजह से चेंज होगा? प्राइस की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से नहीं। यहां पर बोला फिर कि उपभोक्ता को भविष्य में वस्तु का मूल्य जो है वो परिवर्तन होने की कोई आशा या आशंका नहीं होना चाहिए, मतलब कंज्यूमर शुड नॉट एक्सपेक्ट करे वो फ्यूचर का प्राइस, या फिर उसको डर भी ना हो, फियर भी ना हो, है ना, ऑफ दैट कमोडिटी। तो यहां पर जो भी वस्तु आप खरीदने जा रहे हैं उसके प्राइस आप पहले से ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, ये लॉ ऑफ डिमांड में मान लिया जा रहा है। और कहते हैं लास्ट में क्या, कि अगर उपरोक्त इन सभी शर्तों को लागू हो जाए तभी लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल होगा, अदरवाइज नहीं। तो उपरोक्त इन सभी शर्तों के साथ ही मांग का नियम लागू होता है, अन्यथा लागू नहीं होता है। मतलब लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द ऑल द एबव कंडीशंस आर मिट। अगर ये सारे कंडीशंस मिट होते हैं, सारे कंडीशंस फुलफिल होते हैं, तभी लॉ ऑफ डिमांड यहां पर आएगा, अदरवाइज ये लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपने देखा इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम में क्या क्या लिखा हुआ था, यही सारी बातें लिखा था कि पॉपुलेशन चेंज नहीं होना चाहिए, इनकम चेंज नहीं होना चाहिए, रिलेटेड कमोडिटी के जो प्राइस हैं यानी कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस हैं वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्लाइमेट और वेदर चेंज नहीं होना चाहिए। सारी की सारी चीजों को क्या मान रहा है? फिक्स मान रहा है। सिर्फ क्या चेंज होगा? प्राइस, और प्राइस चेंज होने के बाद क्या चेंज होगा? डिमांड। बस इतनी सी बातें एक बार जल्दी बता दो, एक बार जल्दी से बता दो आप लोग।
एक बार जल्दी जल्दी चैट करके बता दो, क्या ये बातें सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है? एजम्पशंस में क्या क्या बोला? इनकम चेंज नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन चेंज नहीं होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, कंज्यूमर का हैबिट, फैशन, इंटरेस्ट, ये सब चेंज नहीं होना चाहिए, सबको फिक्स मान लिया है लॉ ऑफ डिमांड में। क्या ये बातें सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर हो चुका है सर, जबरदस्त भौकाल मचा दिया है, समझ तो आ गया है ना। हमने यहां पर क्या करा, अभी आपने जस्ट देखा ना कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, बस बात खत्म, या फिर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, तो ऐसे कुछ भी सेट कर लो। यहां पर हमने कितना पॉइंट बाकी है, अरे समाप्त हो गया। अब यहां पर देखो, अब कोई मान्यता नहीं है, अब हमारी जो है एक साइड में रखना है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो कि पर यूनिट प्राइस है, ध्यान रखोगे पर यूनिट प्राइस है, प्रति इकाई, यानी कि एक यूनिट खरीदने का प्राइस है 10 रुपया। तो 10 रुपए के हिसाब से जब कोई सामान मिल रहा था तो हमको लगा यार 10 रुपया वाला ये सामान हम चलो 300 इकाई खरीद लेते हैं, तो हमने सोच लिया 300 इकाई खरीदने का, तो कुछ भी आप डेटा अपने मन से रख सकते हो। अब हमने ये सोचा कि चलो प्राइस को बढ़ाते जाते हैं, तो प्राइस अगर बढ़ाते जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, प्राइस अगर बढ़ेगा तो इसकी वजह से डिमांड क्या करना है, घटाते जाना है। तो हमने इसी वजह से प्राइस देखो बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया। अब यहां पर कुछ भी बढ़ा सकते हैं, 10 है ना पहले, आप यहां पर 12 भी कर सकते हैं, ये भी तो बढ़ा ही है। तो कितना लिखना है ये रटना मत, ये रटने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी प्राइस बढ़ा सकते हो, बस शुरुआत में जो प्राइस रखा है उससे कुछ बढ़ा दो, बस बात खत्म। तो हमने डेटा से डायग्राम भी बनाना होता है, इसलिए हमने क्या करते हैं जनरली कि इन दोनों के बीच में गैप सेम टू सेम लेकर के चल देते हैं, ताकि हमारा डायग्राम सुंदर और अट्रैक्टिव बने, और कोई मकसद नहीं है। बाकी तुम्हारा मन करे यहां तो 13 लिखने का तो तब भी लिख सकते हो, चूंकि 10 और 13, 10 से 13 में आए तब भी तो प्राइस बढ़ा है। तुम्हारा मन करे सर 15 लिखने का, 15 भी लिख दो, तब भी तो प्राइस बढ़ा है, समझ रहे हो ना। तो यहां पर हमने क्या डिसीजन लिया है कि चलो प्राइस को बढ़ाते हैं, तो प्राइस हमने कुछ ना कुछ बढ़ा दिया। सेम गैप से आप बढ़ाते हो तो थोड़ा डायग्राम अट्रैक्टिव और सुंदर बनता है, और कोई रीजन नहीं है। फिर हमने नेक्स्ट टाइम फिर से प्राइस बढ़ा दिया, तो यानी कि प्राइस हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो डिमांड को क्या करते जाएंगे, घटाते जाएंगे। अब घटाने के लिए शुरुआत में हमने मान लो 300 इकाई ले लिया है, तो कुछ भी घटा सकते थे हम कर सकते थे यहां पर सीधा लिख सकते थे 100 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। हम सीधा लिख सकते थे यहां पर 115 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। हम सीधा लिख सकते थे यहां पर 280 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। पहले की तुलना में डिमांड तो कम हो रहा है ना, उतना ही काफी है। लेकिन फिर हमने यहां पर सिर्फ सेम गैप से क्यों रखा, सेम गैप से रखा डायग्राम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, डायग्राम को सुंदर बनाने के लिए, ठीक है जी। तो हमने यहां पर जो 100 इकाई कम कर दिया, कुछ भी आप कम कर सकते हैं, तुम्हारी इच्छा, 300 से थोड़ा कम ही कर देना, कुछ भी ना कुछ। तो हमने 200 इकाई कर दिया, फिर अगली बार भी यहां पर प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड घटा दिया, तो वही चीज तो है, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रहा है, तो देखो प्राइस बढ़ते समय डिमांड कम हो रहा है। बहुत सारे बच्चे यहां पर क्या सोचने लगते हैं कि सर एक बार तो प्राइस बढ़ा देते हैं फिर घटा देते हैं, ऐसा नहीं करना है टेबल में, ऐसा कभी नहीं करना है कि एक बार बढ़ाया और वापस घटा दिया कुछ, ऐसा नहीं करना है भाई साहब, बात तो समझो, ऐसा नहीं करना है। टेबल में अगर प्राइस बढ़ाते जा रहे हो तो डिमांड को घटाते चले जाओ, ठीक है जी। और अगर तुम यहां पर उल्टा करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, जो कि मैंने पिछले क्लास में ही समझा दिया था आपको। चलिए आइए अब यहां पर, अब हमें यहां पर जो वो डायग्राम प्लॉट करने हैं उसको लेते हैं। इसी डायग्राम के लिए तो इतना जो है डेटा हमें सुंदर रखना पड़ता है, ठीक है, रटना मत टेबल में कुछ। आइए लो जी, मूल्य को हमेशा वाई एक्सिस पर रख देना, प्राइस हमेशा वाई एक्सिस पर रहता है और क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पर रहता है। अब यहां पर हमने जो वो एक्स एक्सिस में लेना है 100, 200, डिमांड है ना 300, आगे भी कर सकते हैं 400। प्राइस के साइड में हमने कर दिया मान लो 10, 20, 30, 40, ठीक है जी, हमने बहुत बढ़िया से सेट कर दिया। अब मिलाते हैं जरा इसको, डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। 10 रुपए प्राइस पर 300 यूनिट डिमांड है, 10 रुपए प्राइस पर यहां पर देख लीजिए
300 यूनिट डिमांड हो रहा है, तो यहां पर ला करके हमने मिला दिया और ये बन गया पहला पॉइंट। अब देखेंगे 20 रुपए प्राइस पर 200 यूनिट डिमांड है, 20 रुपए प्राइस पर 200 यूनिट डिमांड है, मिला दीजिए यहां, ये पॉइंट बन गया। यहां पर 30 रुपए प्राइस पर 100 यूनिट डिमांड है, 30 रुपए प्राइस है और डिमांड है 100 यूनिट। लो जी, ये वाली पॉइंट बना दिया। अब तीनों पॉइंट को आसानी से एक दूसरे से मैच कर दो सबको, तो यहां पर मांग की रेखा बन जाएगा बहुत सुंदर। इसी सुंदर डायग्राम के लिए ही तो हमने यहां पर क्या करा था, यहां पर 100-100 का गैप ले लिया था, यहां पर 10-10 का गैप ले लिया था, ताकि हमारा डायग्राम ऐसे जल्दी सुंदर बन जाए। ठीक है जी, क्लियर है ना। डिफिकल्ट बनाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है आसान बना करके सामने वाले को दिखा देना, ताकि उसको समझ में आ जाए कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हुआ है। यही बताता है मांग का नियम, बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है तुम्हें। कैसा, यहां पर बातें समझ आ गई है या नहीं। अब जब जब जो है यहां पर प्राइस, यहां पर समझ लीजिए कम होगा, तब तक डिमांड बढ़ेगा। उल्टा भी आप समझा सकते हैं कि जब जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, है ना। तो ये काम तुम्हें करने हैं, ये काम तुम्हें करने हैं। ठीक है जी। अब इसका स्लोप कैसा होता है, तो नेगेटिव स्लोप है, ऋणात्मक ढाल है। स्लोप नेगेटिव क्यों है, इसके पीछे जो बड़ा रीजन है वो यहां पर है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भैया घट रहा है। डिमांड क्या हो रहा है, डिमांड हमारा घट रहा है, बस। या फिर ऐसा भी बता सकते हैं कि अगर प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। तो इनवर्स जो रिलेशनशिप बना है प्राइस एंड डिमांड में, उसी की वजह से स्लोप इसका कैसा है, नेगेटिव है। क्लियर है ना, क्योंकि दोनों वेरिएबल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों वेरिएबल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और इसीलिए इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। ये रिलेशन की वजह से ही स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप है। एक बार जल्दी से सभी बच्चे बता दो। अब डिमांड का स्लोप कैसे पता चलता है, अगली क्लास में जब मांग के नियम हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी जब मांग की लॉज पढ़ेंगे, तब आपकी क्लैरिटी इस पर और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है जी। आओ अब यहां पर एक्सप्लेनेशन की बारी है। एक्सप्लेन कैसे करेंगे सर, एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, तो ये बहुत सिंपल होने वाला है आपका। देखिए कैसे आपको लिखना पड़ेगा, कैसे कि इट इज क्लियर फ्रॉम द एबव टेबल एंड डायग्राम, कि हमने जो ऊपर में टेबल और डायग्राम दिया था उससे ये क्लियर हो जाता है दैट, यानी कि दैट का मतलब यहां पर है की व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ₹10 पर यूनिट, जब 10 रुपया पर यूनिट प्राइस था तो द क्वांटिटी डिमांडेड इज 300 यूनिट्स। तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने थी, 300 यूनिट था 10 रुपीज पर यूनिट प्राइस पर। बट वेन, लेकिन जब द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 10 रुपीज पर यूनिट टू 20 रुपीज पर यूनिट, जब 10 रुपए से प्राइस बढ़कर के 20 रुपया हो गया, द डिमांड डिक्रीजेज, क्योंकि प्राइस तो इंक्रीज हुआ है 10 से 20, तो डिमांड डिक्रीजेज फ्रॉम 300 यूनिट्स टू 200 यूनिट्स, 300 इकाई से घट करके 200 इकाई हो गया। हाँ, और सिमिलरली यानी कि इसी तरीके से व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइज हुआ फर्दर फ्रॉम 20 रुपीज पर यूनिट टू 30 रुपीज पर यूनिट, यानी कि 20 रुपया से प्राइस हो गया 30 रुपया, द डिमांड फॉल्स फ्रॉम 200 यूनिट्स टू 100 यूनिट्स, जो 200 यूनिट डिमांड हो रहा था वो भी घट करके 100 यूनिट डिमांड रह गया केवल। दिस इज क्लियरली शोज दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड देयर एग्जिस्ट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो समझ आ गया होगा क्या लिखा, कि इस तरीके से यह पता चलता है कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसा है, उल्टा संबंध है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उपरोक्त तालिका और रेखा चित्र, उपरोक्त मतलब होता है ऊपर वाली तालिका, उपरोक्त मतलब क्या हुआ, ऊपर वाला, उपरोक्त का मतलब ऊपर वाला, यानी कि जो यहां पर आपने पहले ऊपर में टेबल एंड डायग्राम बनाया। तो उपरोक्त तालिका और रेखा चित्र से स्पष्ट है कि जब वस्तु का मूल्य 10 रुपया प्रति इकाई है तो मांग की मात्रा 300 इकाई है, लेकिन जब मूल्य बढ़ करके 10 रुपया से हो गया 20 रुपया, तो मांग की मात्रा 300 इकाइयों से घट करके हो गया 200 इकाई। चूंकि मूल्य बढ़ा तो मांग घट गया।
और वैसे यहां पर फिर से लिख दो, इसी तरह जब वस्तु का मूल्य 20 रुपए से बढ़ करके हो गया 30 रुपए, तो मांग जो है 200 इकाइयों से घट करके हो जाता है केवल 100 इकाई, क्योंकि मूल्य फिर से बढ़ा तो मांग 200 से घट करके हो गया 100 इकाई। इससे स्पष्ट पता चलता है कि मांग के नियम के अनुसार मूल्य और मांग में कैसा संबंध है, तो विपरीत संबंध है। बात हो गया खत्म। इससे खतरनाक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, क्योंकि जो शुरुआत में बात किया था, देखना लास्ट में वहीं पर ला करके छोड़े कि विपरीत संबंध है। इसका डेफिनेशन में भी शुरुआत वहीं से किए थे। शुरुआत में देखोगे कि मांग का नियम मांग और मूल्य में विपरीत संबंध को बताता है, मतलब जहां से शुरू किया वहीं पर वापस ला करके इसका एक्सप्लेनेशन में हमने खत्म किया है, समाप्त किया है। इस तरीके से एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। बताओ कैसा लगा? आकाश संस्था टॉपिक नया निकाल लिया इन लोगों ने सिखा देंगे कैसे लिखना है, वैसे तो यहां पर दिखा दिया आपको एक अंदाज में। अब जानते हैं कि आखिर में देखो होता क्या है ना, यहीं से एक टॉपिक नया निकाल लिया इन लोगों ने जो इकोनॉमिक्स लोग हैं वही सब देखो कैसे दिमाग लगा रहे हैं। अब कह रहे हैं क्या कि भैया यहां से इधर की गति नीचे की तरफ गति हुआ, यहां से कभी ऊपर की तरफ गति हुआ, इसी के टॉपिक अलग बना दिया इन लोगों ने। और कहा क्या, देखो ये यहां से अब क्वेश्चन नया बनेगा, ये वाला पॉइंट, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, एक नया टॉपिक है। लॉ ऑफ डिमांड तो खत्म हो गया, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड से ही एक टॉपिक निकल करके आया है, मांग की रेखा पर गति। तो आपने अभी क्या देखा था कि इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, यानी कि बहुत सारे कंडीशंस थे, बहुत सारी एजम्पशंस था। पॉपुलेशन चेंज नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर का इनकम नहीं चेंज होना चाहिए, फैशन नहीं चेंज होना चाहिए, हैबिट नहीं चेंज होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज नहीं होना चाहिए। तो वही सब बातों को लिखा गया, इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। अ चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि प्राइस में अगर चेंज आ गया, कमोडिटी के प्राइस में अगर चेंज आ गया, रिजल्ट इन एन इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्राइस में चेंज होने से कह रहा है कि डिमांड में भी या तो इंक्रीमेंट होगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा डिमांड, या फिर डिक्रीज हो जाएगा डिमांड। दिस शिफ्ट इन द डिमांड लाइन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कि इसी की वजह से पॉइंट हमारा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना। और इसी को हम लोग नाम देते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, या फिर लाइन। कर्व की जगह पर लाइन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि क्या बोला, अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर उसकी जो मांग की मात्रा है उसमें या तो वृद्धि हो सकती है या फिर मांग में कमी भी हो सकती है, जैसा कि अभी आपने देखा, जिससे मांग की रेखा एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ गति कर जाती है। इसे ही यहां पर बोला गया मांग की रेखा पर गति। इसे ही जो है बोल सकते हैं मांग की मात्रा में परिवर्तन। मांग की मात्रा में परिवर्तन, सिर्फ मांग में परिवर्तन नहीं है, ये क्या है, मांग की मात्रा में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि डिमांड जो है ना चेंज हो रहा है, क्वांटिटी उसकी चेंज हो रही है, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। और इसी वजह से यहां पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम जा रहे हैं डिमांड कर्व में। जरा ध्यान से देखिए एक बार फिर से, वही डायग्राम बिल्कुल सेम टू सेम बनाएंगे, लेकिन यहां पर डेटा नहीं होगा, यहां पर जनरल डायग्राम बनेगा। यहां डेटा नहीं लेना है आपको, डेटा में क्यों बेकार टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि डेटा मांगता ही नहीं है इसमें, तो है ना, डेटा मांगता है जहां पर वहां पर तो समझा दिया है आपको। यहां पर डेटा नहीं लेना, नहीं तो टाइम वेस्ट केवल होगा, एग्जाम में भी मत लेना, ठीक है जी, और नोट्स में भी मत रखना। यहां पर जनरल सा डायग्राम एक बनाना चाहिए, सीधा जो है आप ऐसे खींचेंगे, बात खत्म। तो यहां पर बता दीजिए कि ये पहले का प्राइस है, ये बता दीजिए पहले का डिमांड है। अब क्या बताओगे उनको, ये बता देना कि देखो भैया अगर प्राइस बढ़ गया तो वस्तु महंगी हो गई, इसका मतलब है ना, प्राइस बढ़ गया तो लोग डिमांड घटा देंगे, है ना, लोग बहुत होशियार हैं, महंगा सामान लोग कम खरीदेंगे, बता दिया आपने। तो यहां वाला पॉइंट और यहां वाला पॉइंट आपस में मैच कर लो, दोनों को आपस में मिला दो, ठीक है जी, दोनों मिल गया है आपस में। अब इसके नाम दे सकते हैं डीडी, मांग की रेखा डीडी हो गया। तो पहले वाला पॉइंट कौन सा था, ये वाला लाइन, जिसमें स्ट्रेट लाइन पूरा बना हुआ है दोनों, प्राइस के लिए भी और डिमांड के लिए भी। फिर बना था पॉइंट बी, तो इसका मतलब हो पॉइंट ए से किधर गए, बी की तरफ।
क्यों गए, गति क्यों हुआ? क्योंकि प्राइस बढ़ गया था तो डिमांड घट गया। प्राइस बढ़ने पर डिमांड जब घट जाता है तो एक पॉइंट से ऊपर पॉइंट की तरफ चले गए हम। इसको क्या बोलते हैं आगे चल करके? इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मांग का संकुचन, यानी कि मांग कम हो गया, इसको बोलते हैं संकुचन होना। मांग की मात्रा कम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। किसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ डिमांड में? कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हुआ? डिमांड, यानी कि प्राइस बढ़ने से डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। नेक्स्ट यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं कि प्राइस कम कर दीजिए। तो प्राइस कम होने पर लोगों को मन लगेगा कि भैया देखो सस्ता मिल रहा है सामान, और जैसे ही सस्ता लगने लगा लोगों को तो लोग उनकी डिमांड को बढ़ा देंगे, और यहां पर बढ़ा करके कर दिया मान लो Q3। तो इस बार हमने मान लिया कि पहले का प्राइस ये वाला था, पहले का डिमांड ये वाला था, लेकिन अब प्राइस यहां हो जा रहा है कम तो डिमांड बढ़ गया इधर, ये समझ रहे हैं हम। तो यहां से आप इधर एरो दिखा दीजिए, नाम दे दीजिए सी, यानी कि ए से किधर चले गए हम? सी पर चले गए। ए से किधर चले गए? सी पर चले गए। कभी हम ए से बी की तरफ चले गए। तो यही बोलता है मांग की रेखा पर नीचे की तरफ गति और मांग की रेखा पर ऊपर की तरफ गति। समझ आ गया? दोनों का अलग अलग नाम है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, दोनों पॉइंट्स में क्लियर कर देता हूं, दोनों पॉइंट्स में क्लियर करता हूं। अगर मान लो पॉइंट ए से हम गए बी की तरफ, है ना, मतलब कि यहां पर अपवर्ड मूवमेंट हुआ है। कैसा हुआ है? अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, या फिर डिमांड लाइन भी लिख सकते हैं। ये क्या हुआ? अपवर्ड मूवमेंट ए से बी की तरफ। देखो ए से बी की तरफ क्या हुआ है? अपवर्ड मूवमेंट हुआ है। तो आप इसको बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मतलब कि मैं हिंदी से लिखूं तो बोलेंगे ए टू बी, यानी कि ए से बी की तरफ जब गया तो मांग की रेखा पर ऊपर की तरफ गति। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मांग की रेखा पर ऊपर की ओर गति। ठीक है, और इस वजह से इसका नाम क्या पड़ेगा? मांग का संकुचन। मांग का क्या? संकुचन। यही सेम बात अगर मैं इसको ऐसे समझा दूं कि अगर पॉइंट ए से सी की तरफ गए तो क्या हुआ? ए से सी की तरफ कब गए? जब प्राइस घटा और डिमांड बढ़ गया। तो डिमांड बढ़ गया है ना, तो उसको एक्सटेंशन बोलेंगे। तो यहां पर लिखा जाएगा ए से किधर? सी की तरफ। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मूवमेंट। क्या बोलेंगे इसको? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग, क्या बोलेंगे इसको? डिमांड कर्व। ठीक है जी, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, कि एक्सटेंशन बताइए, कॉन्ट्रैक्शन बताइए, ये सब पेपर में डायरेक्ट आते हैं। अभी इसका मैं डिटेलिंग भी दिखा दूंगा आपको। इसको बोलेंगे मांग की रेखा पर, मांग की रेखा पर किधर की तरफ गति हुआ है? नीचे की तरफ, नीचे की ओर। क्या हुआ है? नीचे की ओर गति। इसका नाम क्या होगा? तो नाम लिख दो, मांग का विस्तार। ठीक है जी, कैसा लगा बताइए? मांग की रेखा पर नीचे से की तरफ गति तो मांग का विस्तार, ऊपर की तरफ गति तो मांग का संकुचन। कैसा लगा? बढ़िया था।
मजा आ गया। अब वही बात यहां पर डिटेल करना होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है। ये क्वेश्चन क्या है, अलग से पूछ सकता है। जल्दी बताओ, यहां पर ये क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है कि मांग का संकुचन से आप क्या समझते हैं, और ये पेपर के लिए आपका VBI क्वेश्चन है। ठीक है जी, VBI क्वेश्चन है, अलग से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान रखोगे, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो क्या लिखना है आपको कि भैया देखो, प्राइस जब बढ़ जाता है तो डिमांड घट जाता है, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डिफिनेशन पूरा लिखा हुआ है, पहले समझा भी दिया है टेबल में, बस वही चीज आपको एक्सप्रेस कर देना है कि हमने क्या बोला, प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो ये हो गई बात खत्म। बस यहां पर वो डायग्राम केवल छाप दोगे जिसमें आपको सिर्फ दिखाना है प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज हो जाए, केवल वही वाला दिखाना है, केवल वही वाला दिखाना है। इधर आप वाई एक्सिस पर रखेंगे प्राइस और इधर रखेंगे आप डिमांड को, और यहां पर क्या बताओगे आप, ध्यान से देख लीजिए एक बार। यहां पर रख दिया आपने एक बार प्राइस, ठीक है जी, यहां पर रख दिया आपने डिमांड। तो यहां पर आपके नाम क्या हो जाएंगे, ये आपका P1 हो जाएगा नाम, और यहां पर नाम हो जाएगा Q1, Q1 हो जाएगा यहां पे, इसका नाम दे दिया A पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, प्राइस बढ़ा देते हैं, है ना। तो देखो जैसे प्राइस बढ़ा, डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो देखा, यहां पर नाम कर दिया हमने P2, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड घट गया। यहां पर मुझे आप लिखो, सॉरी यहां पर आप लिख दो इसको पॉइंट डी, सॉरी पॉइंट बी। तो ये हो गया आपका नाम डिमांड कर्व DD। कैसा, यहां पर मूवमेंट किधर हुआ है, ऊपर की ओर। बात खत्म, इतना ही तो लिखना है, टेबल देना है, डायग्राम दे देना है, और अपने अपने मन से चलना है ये सब चीजें। यहां पर आप डेटा भी सेट कर सकते हो, जो यहां पर लिया हुआ है, डेटा से भी ले सकते हो और वैसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लैरिटी है इसमें। सेम बात आपको एक्सटेंशन की तरफ भी दिखा देना चाहिए। एक्सटेंशन में क्या हुआ है, एक्सटेंशन में ये हुआ है कि भैया जैसे ही कोई प्रोडक्ट सस्ता होगा तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, यही है एक्सटेंशन, इसी को एक्सटेंशन बोलते हैं। क्योंकि यहां डिमांड ज्यादा हो रहा है प्राइस कम होने की वजह से, इसको एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं, है ना। ठीक है जी। तो यहां पर जो हो आप लोग इसके डायग्राम प्रैक्टिस करिए, साथ साथ में अच्छे से नोट्स बनाइए। अगले क्लास में आप लोगों को कुछ कुछ होमवर्क भी मिलने वाला है इसके ऊपर में, तो अच्छे से रिवीजन करके नोट्स बना लेना पहले। अब देखो यहां ध्यान से एक बार, अगर हमने प्राइस यहां पर कहीं फिक्स करा है तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड भी आपको फिक्स करना होगा। आप जो पहले प्राइस रखें इसका नाम दे दीजिए P1, इसका नाम दे दीजिए Q1, और अब क्या करेंगे, प्राइस यहां पर आपको कम करना है, प्राइस क्या करना है, कम। और जैसे प्राइस कम करेंगे तो लोग उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि देखो भैया हमने प्राइस को यहां पर घटा दिया तो लोग डिमांड ज्यादा करने लगे। यहां पर नाम निकल करके आ गया Q2, पहले का पॉइंट ये था, नाम दे दीजिए A, और इसका नाम आप B रख सकते हैं, लेकिन यहां पर हमने डायग्राम में C नाम रखा था तो C रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो पॉइंट इधर चले गए। यहां पर वैसे आप पॉइंट B कर सकते हैं, नीचे की तरफ गति, लेकिन पिछला डायग्राम को हम ध्यान में रख रखे, यहां पर C नाम दिए हुए, कोई दिक्कत नहीं है। तो A से C की तरफ जो गति हुआ है इसको बोल देंगे हम लोग मांग का विस्तार, क्योंकि प्राइस कम होने पर डिमांड ज्यादा हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, शिवानी कह रही सर आज के लिए इनफ हो गया, बहुत सारे टॉपिक कवर, एग्जाम अगली क्लास में धीरे धीरे प्रैक्टिस है, यानी कि ये वाला टॉपिक को। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मांग की डिमांड, देखो भैया आपके लिए एमसीक्यू अगली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, बर्डन लेकर के नहीं चलना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है हमें। एक सवाल मैं आपसे पूछ करके जाता हूं, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए एमसीक्यू में, कि बताइए लॉ ऑफ डिमांड कैसा है। बहुत सारे बच्चे यहां गलत जवाब देने वाले हैं,
पूरा पूरा भरोसा हमको। लॉ ऑफ डिमांड कैसा स्टेटमेंट होता है? स्टेटमेंट की बात करें तो सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड डायरेक्शन बताता है कि देखो भैया एक बढ़ रहा है प्राइस तो डिमांड घट जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन बताया। कितना प्राइस बढ़ रहा है, कितना डिमांड घट रहा है, ये नहीं बताया। तो इसलिए हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ और सिर्फ हमारा क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, सिर्फ एक गुणात्मक कथन है, क्योंकि सिर्फ ये बताता है कि प्राइस देखो इंक्रीज हो गया तो भैया डिमांड हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ये बोलता है कि अगर प्राइस डिक्रीज हो गया तो भैया डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। अब ये थोड़े बोला कि प्राइस कितना इंक्रीज होगा, डिमांड कितना डिक्रीज होगा, ये बोला क्या? नहीं बोला। तो मांग के नियम में यहां पर ये नहीं बोलता कि प्राइस कितना बढ़ेगा, ये नहीं बोलता कि डिमांड कितना घटेगा, सिर्फ बोल देता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, इतना ही बोलता है। इसलिए इसको बोलेंगे गुणात्मक कथन, मात्रात्मक कथन नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। मात्रात्मक कथन नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। तो केवल और केवल ऑप्शन पहला ही सही होगा। चलो जी, 30% बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन ही थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का माना जाता है। ठीक है जी, क्वेश्चन वाइज भी हमने इस चीज को रख दिया और तन्मय। ठीक है जी, तो आज का टॉप 10 ये है लीडर बोर्ड। और देखो क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां से क्वेश्चन आता है तो ये आप लोगों के होमवर्क प्रैक्टिस के लिए रख देते हैं। कंप्लीट आंसर तो दे दिया आप लोगों को, बस क्वेश्चन वाइज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन वाइज भी हमने इस चीज को रख दिया है। तो इसके जो हो क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी है आपके लगा हुआ यहाँ पर आंसर में, नोट्स में, तो उससे लिख सकते हो। थैंक यू सो मच। जिन भी बच्चों की कुछ भी ऐसी नहीं, थैंक यू सो मच। हाँ, आज तक आपकी क्लास कभी कैंसिल नहीं हुई है। हाँ, डिमांड सप्लाई हमारा चलता रहता है। क्लास अब कैंसिल होगी, 4-5 दिन हमारी क्लासेस अभी नहीं होगी नेक्स्ट वीक में। तो अगले सप्ताह हमारी क्लासेस जो है लगातार कैंसिल रहेगी, इस बात